हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों दोस्त जो हमारे छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो दोस्तों जिनका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा हो रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे एग्ज़ाम होगा। पूरी साल हमने बिल्कुल कुछ भी पढ़ा नहीं है। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने कल एक वीडियो अपलोड कर रखी है, सुबह एक वीडियो अपलोड कर रखी है और अब एक वीडियो और अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इन तीनों वीडियो को देखकर अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो दोस्तों बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखें। आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे यानी जो इम्पोर्टेंट रस कौन कौन से हैं और छंद कौन कौन से हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और दोस्तों और जो भी लेखक रह गए हैं, जो इम्पोर्टेंट लेखक रह गए हैं, उनके भी इसमें जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियों को ऐड किया गया है। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से इस वीडियो को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके 10 से 15 नंबर बिल्कुल मुमकिन हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरह आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों हास्य रस उसकी परिभाषा क्या है? तो हास्य रस की परिभाषा ही आपके सामने ही। इसमें क्या है, जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, आकार इत्यादि में यानी चेष्टा अगर आपको टफ लग रहा हो तो आप इसे हटा सकते हैं। यानी जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर यानी उसके पहनावे को देखकर, वाणी को देखकर यानी सुनकर, वाणी उसकी कैसी है, अटपटी लग रही है यानी जिससे हमें हंसी आ जाए, ऐसी वाणी। आकार को देखकर यानी बौना है या ज़्यादा मोटा है या ज़्यादा पतला है, उसे देखकर हमें अगर हंसी आ जाए, इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए, तब वह हास्यरस होता है। तो दोस्तों ये हास्यरस की परिभाषा होती है। क्या होती है हास्यरस की परिभाषा? जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए, तब वह हास्यरस होता है। कौन सा रस होता है? हास्यरस होता है। जो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और देख लेते हैं, इसका आपको बताना है हास्यरस के अवयव इस प्रकार हैं। तो केवल आपको इसमें लिखना है, स्थायी भाव लिखना है, न कि आपको ये सब कुछ लिखना है। ठीक है, जो विकृति, वस्तु अथवा व्यक्ति, ये तो आलंबन है जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो स्थायी भाव हास्यरस का होता है हास। क्या होता है? हास होता है स्थायी भाव। ठीक है, और देख लेते हैं उदाहरण। तो दोस्तों उदाहरण आपको इसमें ये बहुत टफ लग रहा है देखने में। तो दोस्तों ये तुलसीदास जी का है, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। तो दोस्तों आपके लिए हमने अलग से एक उदाहरण तैयार कर रखा है जो हमारे भोले बाबा से जुड़ा हुआ है। यानी शीश पर गंगा से, शीश पर गंगा से भुजन भुजंगा से, शीश पर गंगा से भुजन भुजंगा से, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बहुत फेमस उदाहरण है। तो दोस्तों ये इसका उदाहरण हो जाएगा। जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा टफ आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि इसे याद करने में आपको परेशानी होगी। जो दोस्तों हमने बताया है यानी शीश पर गंगा से भुजन भुजंगा से, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो दोस्तों ये बिल्कुल सूटेबल, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा और सुनकर भी आपको हंसी आ रही होगी। तो दोस्तों ये इसका उदाहरण हो जाता है हास्यरस का। अब दोस्तों और देख लेते हैं करुण रस। तो दोस्तों करुण रस में क्या होता है? जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, यानी जो हर्ट है वह दुखी हो जाए, हृदय शोक से भर जाए, तब करुण रस जागृत होता है। क्या जागृत होता है? करुण रस जागृत होता है। क्यों जागृत होता है? क्योंकि उसकी प्रिय वस्तु है, मनचाही वस्तु है, वह नष्ट हो गई है या उससे बिछुड़ गई है या उससे खो गई है। तो दोस्तों उस जगह जब हृदय शोक से भर जाता है तब करुण रस जागृत होता है, यानी वहाँ करुण रस होता है। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव शोक होता है दोस्तों। और इसका आप देख लेते हैं उदाहरण। तो दोस्तों इसमें भी आपको उदाहरण टफ देखने को मिल रहा है, इसको हम कैंसिल करते हैं। अपनी तरफ से हमने उदाहरण इसके लिए भी तैयार किया रखा है। जब हमारी सीता जी जब राम भगवान से बिछुड़ जाती हैं, जब रावण उनका अपहरण करके ले जाता है, तब जब वह भटक रहे होते हैं सीता जी की खोज में, वन वन भटकते हैं जब हमारे राम भगवान, तो क्या होता है, तब वह पूछते हैं, हे खग मृग हे
मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, यानी पक्षियों से पशुओं से पूछते जा रहे हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुमने सीता को देखा है क्या? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो दोस्तों ये राम भगवान पूछ रही हैं, तो यहाँ पर उदाहरण ये बिल्कुल सूटेबल है, जो करुण रस का उदाहरण है। अब देख लेते हैं वीर रस, जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीर रस में क्या होता है? तो वीर रस की परिभाषा क्या है? युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसी कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसी कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी मन में उत्साह उत्पन्न होता है तो वहीं वीर रस जागृत होता है। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। क्या है? उत्साह, यही इसका स्थायी भाव है। अब देख लेते हैं इसका एक उदाहरण। उदाहरण क्या है? वीर रस का उदाहरण क्या है? और देख लेते हैं वीर रस का उदाहरण, हम अपनी तरफ से बता देते हैं आपको। तो दोस्तों इसका उदाहरण है, यानी जो वीर रस है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? वीर तुम बढ़े चलो, यानी वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो और धीर तुम बढ़े चलो। दोस्तों बहुत ही इजी है। तो दोस्तों इजी है ये उदाहरण। तो वीर रस की हमने इसमें परिभाषा देखी, उसका स्थायी भाव देखा और उदाहरण देखा। तो दोस्तों आपके अच्छे नंबर आएंगे अगर आप इन तीनों को अच्छी तरह से याद करके ले जाएंगे। आपको उसमें उसकी डेफिनेशन, स्थायी भाव और उदाहरण लिख के आना है। तो दोस्तों आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? ये छंद हैं। तो छंद में आपको दोहा और सोरठा ये दोनों ही पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों इन दोनों को याद कर लेते हैं। तो दोस्तों दोहा में क्या होता है देख लेते हैं। दोहा क्या है? तो दोहा की परिभाषा है, तो दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में, यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में यानी द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो सम चरणों के अंत में गुरु लघु आते हैं। तो सम चरणों के अंत में गुरु लघु आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो दोहा है एक अर्ध सम्मात्रक छंद होता है। तो इस छंद के पहले और तीसरे चरण में, यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में। तो दोस्तों आप यहाँ ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, जैसे पहला 1 हो गया और तीसरा हो गया 3। तो पहले और तीसरे में पहला और तीसरा यानी 13 आ रहा है, तो 13 से सीधा हो जाएगा 13-13 मात्राएं। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। और दूसरे और चौथे चरण में यानी 2 और 4। तो दोस्तों जो दूसरे और चौथा चरण है उसमें 11-11, इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? जो दोहा है उसी का है। कागा काको धन हरे, कागा काको धन हरे, कोयल काको देय, और मीठे वचन सुनाए कर जग अपनो कर ले। किसने? कोयल ने। कोयल क्या करती है? जब मीठा वचन सुनाती है तो जग को अपना कर लेती है। कागा काको धन हरे और कोयल काको देय, और मीठे वचन सुनाए कर जग अपनो कर लिए। तो दोस्तों ये इसका उदाहरण है। और आप इसमें कर सकते हैं। जैसे आप क्या पढ़ते हैं? आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे। तो दोस्तों आप उसमें से भी जो शुरू में ही श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि और बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि, इस उदाहरण को भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो दोहा है। अब देख लेते हैं सोरठा। तो सोरठा की परिभाषा क्या होती है? सोरठा क्या होता है? जो दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? जब सोरठा है यहाँ ठीक उसके विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक ये सोरठा का यानी दोहा का उल्टा होता है क्या? सोरठा। देख लेते हैं।
तो दोहा का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। हमने क्या कहा आपसे कि दोहे का जो उल्टा रूप है वह सोरठा कहलाता है। यह एक अर्ध सम छंद है, अर्थात इसके पहली और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है। इसके विषम चरणों पहले और तीसरे में 11-11 और सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही हो जाएगा सोरठा। तो सोरठा भी देख लेते हैं। मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहने, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। मूक होय बाचाल और पंगु चढ़े गिरिवर गहन और जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन, यह इसका उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाता है सोरठा। तो हमने इसमें दोहा और सोरठा पढ़े, जो छंद हैं उसमें, और जो रस हैं उसमें हास्य रस, करुण रस और वीर रस, इन तीनों को पढ़ा है। जब दोस्तों आप एग्ज़ाम दे के आएँ तो हम आपसे ज़रूर बात करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे एग्ज़ाम का, कि जो हमने बताया है उसमें से कितना आया है। ठीक है दोस्तों, तभी मालूम पड़ेगा, ऐसे कहने से कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन बता रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे हम जो भी हमारे लेखक हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, जिन्होंने राष्ट्र का स्वरूप लिखा है, क्या लिखा है? राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब इनका जीवन और साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, तो सबसे पहले जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां क्या हैं इनकी। तो भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म वर्ष 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। जो मेरठ जिला है, जो खेड़ा नामक गांव है, वहाँ हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद MA PhD तथा D.Litt की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। ठीक है, तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रही। तो वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रही। हिंदी की इस महान विभूति का वर्ष 1967 में देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया। 1904 से 1967 यानी कि 63 वर्ष तक केवल इन्होंने अपना कार्यकाल चलाया, यानी 63 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, साहित्यिक सेवाएं क्या हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की? इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया ही। इन्होंने प्राचीन महापुरुष श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। तो इनकी कृतियाँ क्या है? तो इनकी कृतियाँ क्या हैं? तो डॉक्टर अग्रवाल यानी वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देख लेते हैं निबंध संग्रह। तो पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कलवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि और बागधारा आदि। तो दोस्तों आपको इसमें से केवल 2-3 लिखनी है। जो निबंध संग्रह है, कौन कौन सी लिखनी है? कला और संस्कृति, भारत की एकता और लिखनी है कल्प वृक्ष। तो दोस्तों आप इन तीनों को लिख के आ जाएं, आपका काम हो जाएगा। तो कृतियां हैं, निबंध संग्रह हो गया, और शोध क्या है? शोध हो जाएगा पाणिनिकालीन भारत। क्या है शोध? पाणिनिकालीन भारत। और संपादन क्या है? संपादन जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली और अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया है। ठीक है, तो दोस्तों इनकी भाषा शैली क्या है? जो डॉक्टर अग्रवाल हैं, जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, इनकी भाषा शैली क्या है?
तो डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण ही। इनकी भाषा शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली ही। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशी शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके कारण है कि इनकी भाषा सरल, सुबोध एवं व्यावहारिक लगती है। ठीक है, केवल इतना ही कराएंगे बहुत है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा लिखते चले जाएंगे तो पेपर भी आपका छूट सकता है। केवल आपको उतना ही लिखना है, चाहे भले ही आपका आधा नंबर कट जाए, लेकिन आपको उतना ही लिखना है कि पेपर आपका पूरा हो, कंप्लीट हो, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट हों। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप उसी में थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको पूरा याद कर सकें तो आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं और दूसरे लेखक है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले, यहाँ भी लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अशोक के फूल इन्होंने लिखी हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोस्तों इनके उसमें से पद्यांश भी आपको देखने को मिलता है, यानी अशोक के फूल। तो दोस्तों उसकी पहचान होती है कि इनके पद्यांश में अशोक आपको शब्द दिख जाएगा तो आप समझ जाएंगे ये आचार्य हजारी प्रसाद के अशोक के फूल से लिया गया ही। तो दोस्तों इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय देख लेते हैं एक दृष्टि से, जल्दी से देख लेते हैं। तो जीवन परिचय तथा साहित्यिक उपलब्धियां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी हैं। तो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार कौन हैं? ये हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। तो संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। ठीक है, संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। वर्ष 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1940 से 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रही। विस्तृत स्वाध्याय एवं साहित्य सूजन का शिलान्यास यहीं हुआ। वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। 1950 में किसके बन गए? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। और 1960 से 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। और 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अनेक गुरुतर दायित्वों को निभाते हुए उन्होंने वर्ष 1979 में रोग शैया पर ही चिर निद्रा ली। किस पर ली? रोग शैया पर। तो 1979 में इनकी मौत हो गई। 1907 से यानी कि 72 साल का इनका जीवन रहा। तो दोस्तों इन्होंने बहुत ख्यातियाँ अपने जीवन में प्राप्त की, आप देख सकते हैं। अब इनकी साहित्यिक सेवाएं देख लेते हैं। तो आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनकी साहित्यिक सेवाओं का आकलन निम्नवत किया जा सकता है। तो निबंधकार के रूप में आचार्य द्विवेदी के निबंधों में, ठीक है, तो निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में, ठीक है, आलोचक के रूप में, और उपन्यासकार के रूप में, किसके रूप में? उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की, यानी बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। तो दोस्तों इसमें बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ललित निबंधकार के रूप में, तो दोस्तों ललित निबंधकार के रूप में इनको जाना जाता है। तो दोस्तों ये हो जाती है इनकी साहित्यिक सेवाएं। अब देख लेते हैं कृति। तो कृतियों में क्या होता है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनको निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। जैसे निबंध संग्रह, तो निबंध संग्रह में आपको एक अशोक के फूल हो गए, और एक कल्पलता हो गया, और आप कर सकते हैं यहाँ में विचार और विमर्श। ठीक है, आलोचना साहित्य यानी सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, और साहित्य का मरम। केवल आपको यही 2-3 करने हैं। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, केवल आपको यही करने हैं। उस उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, केवल 2 आपको लिखनी है। संपादन में क्या होता है? संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक। तो अनुदित रचनाएं, अनुदित रचनाओं में पुरातन प्रबंध संग्रह,
पुरातन प्रबंध संग्रह और प्रबंध चिंतामणि। केवल आपको यही लिखनी है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं दोस्तों इनकी कृति होगी। भाषा शैली क्या है, भाषा शैली कैसी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृति। और देखिए हमने वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, केवल 2 इसमें इंक्लूड किए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमने ऐसे मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको ऐड नहीं किया है, वो ही ऐड किए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण समान कारगर साबित होने वाली है। तो दोस्तों आप वीडियो को स्किप किए बिना देखें तो दोस्तों आपके कम से कम 10 से 15 नंबर इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों जो हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं उन्हें भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। अगर दोस्तों आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो, आपके अभी पेपर बहुत हैं, 5-6 पेपर होने वाले हैं, तो दोस्तों ऐसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपका हमारे साथ सपोर्ट बना रहा तो दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।